हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो हम एसबीआई के लिए वीडियोस की सीरीज बना रहे हैं जिसमें मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, आज उसमें जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है ब्लड रिलेशन। अगर हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही हम क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। इस टॉपिक को हम प्री से मेंस लेवल तक की देखेंगे कि कितना हमारे पास प्री में आता है और कितना हमारे पास मेंस में आता है। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्लड रिलेशन। तो यहाँ पर ब्लड का कोई लेना देना नहीं है वैसे कायदे से, सिर्फ रिलेशंस की बात है। अब जो रिलेशंस हैं वो आपको दो तरीके से मिलते हैं। कैसे कैसे? बाय बर्थ। एक तो आपको रिलेशंस जो मिलते हैं वो मिलते हैं बाय बर्थ, और जो सेकंड मिलते हैं वो मिलते हैं आपको आफ्टर मैरिज, राइट। सो जो बाय बर्थ वाले जो रिलेशंस हैं आपके, वो आपको कौन से मिलते हैं? आपके मदर, फादर, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में मतलब ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, अंकल, आंट एंड द लास्ट कजन, राइट। तो ये जो आपके मेन जो रिलेशंस आपको बाय बर्थ मिलते हैं वो ये है। अब अगर हम बात करें यहां पर कि आफ्टर मैरिज हमें कौन से रिलेशंस मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपको स्पाउस, इन लॉज मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो ये जो रिलेशंस हैं हमें दो तरीके से मिलते हैं, बाय बर्थ मिलते हैं और आफ्टर मैरिज मिलते हैं। तो कौन से रिलेशन हमें बाय बर्थ मिलते हैं वो यहां पर है, आफ्टर मैरिज जो मिलते हैं वो यहां पर है। तो हम इन्हीं रिलेशंस के आसपास कहीं घूमते रहेंगे पूरे ब्लड रिलेशन में। अब ये तो बात हो गई कि हमें कौन से रिलेशन मिलते हैं, राइट। अब दूसरी बात ये है कि हमें मदर की साइड से अलग रिश्ते मिलते हैं और फादर की साइड से अलग, राइट। तो उनको हम क्या बोलते हैं? अगर हमारे फादर की साइड से हमें कोई रिलेशन मिल रहा है तो हम बोलते हैं पैटर्नल, और अगर मदर की साइड से मिल रहा है तो हम बोलते हैं मैटरनल। इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पर मेन जो चीजें हमें याद रखनी, कि अगर हमें किसी का जेंडर नहीं पता है तो हम उसका जेंडर अपनी तरफ से स्पेसिफिक नहीं कर सकते। तो आओ थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरे के पूरे हमारे फैमिली ट्री के थ्रू कंप्लीट करेंगे हम, राइट। कि फैमिली ट्री बनाएंगे और उसमें से हम पता लगाएंगे कि कौन किससे कैसे रिलेटेड है। चलिए समझते हैं। समझने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं आपको कि हम यहाँ पर क्या क्या यूज करना है। अगर मैं बॉक्स यूज कर रहा हूं वहां पर तो इट मींस कि वो मेल है। सर्कल अगर मैं यूज कर रहा हूं तो इट मींस कि वो फीमेल है। अगर दो पर्संस के बीच में अगर एक सिंगल लाइन ऐसे आ रही है तो इट मींस कि वो सिबलिंग्स हैं। अगर डबल लाइन आ रही है ऐसे दो के बीच में तो दे आर कपल। और अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है दो लोगों के बीच में तो इसका मतलब है कि यहां पर जनरेशन चेंज हो गई। तो जनरेशन चेंज हो गई। तो आओ सिंपल से सिंपल सीखते हैं कि फैमिली ट्री हम बनाते कैसे और रिलेशंस उसमें कैसे हमारे मैनेज होते हैं। तो सपोज करो आप कि कोई ए है और यहां पर एक बी है, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज सिस्टर ऑफ ए, राइट। कि ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज सिस्टर ऑफ ए। अगर यहीं पर डबल लाइन होती दोनों के बीच में तो दे आर मैरिड टू ईच अदर, मींस ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड बी इज वाइफ ऑफ ए, राइट। कुछ इस तरीके से ये जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि अगर बोला जाए कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी कैसे बनाएंगे, तो हम ऐसे करके बना सकते हैं, सिंपल। लेट सपोज इसको कोई ब्रदर है सी, जिसकी शादी डी से हो रही है, राइट। तो सी इज हस्बैंड फॉर डी एंड डी इज वाइफ ऑफ सी। तो ऐसे करके यहां पर हम क्लियरली बना सकते हैं। लेट सपोज दे हैव अ सन नेम ई, दे हैव अ डॉटर नेम एफ। अब यहां पे जो रिलेशंस बन रहे हैं हम उनकी बात करते हैं। हाउ ई रिलेटेड टू ए एंड बी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ई इज सन ऑफ ए
and B, right? How A related to E, A is father of B, how B related to E, तो B is mother of E. ये सब चीजें हमसे पूछी जा सकती है. अब कैसे बन रहा है वो चेक करते चलना. How C related to F, C is father. How D related to F, D is mother. How F related to C and D, F is daughter for C and D, right? ऐसे करके चीजें बनेंगी. और क्या रिलेशन बन सकता है, E और C का क्या रिलेशन, तो इसमें दोनों के लिए पूछा सकता है कि हाउ E रिलेटेड टू C, तो E इज नेफ्यू फॉर C, E इज नेफ्यू फॉर C. देखो हिंदी में भतीजा और भांजा दो चीजें होती हैं, लेकिन इंग्लिश में हम सिर्फ नेफ्यू यूज करते हैं और लड़की के लिए नीस यूज करते हैं, राइट? सो E इज नेफ्यू फॉर C, E इज नेफ्यू फॉर C एंड F इज नीस फॉर B, F इज नीस फॉर B. हाउ C रिलेटेड टू E, अगर यहां पर इसी डायग्राम में हमसे पूछ लिया जाए तो C इज अंकल फॉर E, C इज अंकल फॉर E एंड B इज आंट फॉर F, B इज आंट फॉर F. अब इसमें भी अगर हम स्पेसिफिक करें कि मदर की साइड से है या फादर की साइड से है, तो अगर पूछा जाए कि हाउ C रिलेटेड टू E, तो C क्या है, मम्मी की साइड से, राइट? मम्मी की साइड से इट मींस मैटरनल अंकल. और अगर इसकी बात की जाए तो ये पापा की साइड से है तो पैटर्नल आंट हो जाएगी. क्लियर? सो ये मैटरनल और पैटर्नल का कैसे सीन चलता है वो आप यहां पर देख सकते हो और समझ सकते हो. ठीक है, आज सिर्फ बेसिक्स की क्लास है, सिर्फ आज बेसिक्स करेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, फिर और हाई लेवल तक जाएंगे. ठीक है, चलिए अब लेट सपोज E मैरिड टू G एंड F मैरिड टू H, राइट? अब ठीक है, इनकी शादी तो हो चुकी है, बट अब एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि E और F एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. कमेंट करके बताओ कि E और F एक दूसरे के क्या लगते हैं. देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है कि E और F एक दूसरे के क्या लगते हैं. ठीक है, बहुत ही कॉमन सा रिलेशन है, तो कमेंट करके आप बताइए. अब यहां पर जो बात बनेगी कि G और H अब नए मेंबर्स आए हैं फैमिली के अंदर, ठीक है, तो पूछा जाएगा कि हाउ G रिलेटेड टू A एंड B, हाउ G रिलेटेड टू A एंड B. तो G क्या है, इनके लड़के की वाइफ है, तो ये क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ फॉर A एंड B. और G के लिए अगर A के लिए पूछा जाए कि हाउ A रिलेटेड टू G, हाउ A रिलेटेड टू G, तो A इज फादर इन लॉ फॉर G एंड B इज मदर इन लॉ फॉर G, राइट? सेम गोज विद देम कि हाउ C रिलेटेड टू H, तो फादर इन लॉ, D इज मदर इन लॉ. अगर H के लिए पूछा जाए कि हाउ H रिलेटेड टू C एंड D, तो हम आंसर क्या कर देंगे, सन इन लॉ. ठीक है, अब दूसरी चीज और कैसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, देखो तो एग्जामिनर ऐसे बोल सकता है कि हु इज द फादर इन लॉ ऑफ H, हु इज द फादर इन लॉ ऑफ H, तो आप देख सकते हो कि C इज द फादर इन लॉ ऑफ H. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ सकते हैं. देखो और करते हैं यहां पर, लेट सपोज X, एक कोई डॉटर है X, E और G की यहां पर, राइट? सो क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ X रिलेटेड टू A, तो X इज ग्रैंड डॉटर, X इज ग्रैंड डॉटर फॉर A एंड हाउ A रिलेटेड टू X, तो A इज ग्रैंड फादर फॉर X, राइट? पूछा जाए हाउ B रिलेटेड टू X, तो ग्रैंड मदर हो जाएगी. क्लियर? सो देखो यहां पर मैंने जो लगाए हैं इनको मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये कपल, सिंगल लाइन के लिए सिबलिंग, ये वाली जो लाइन है ये जनरेशन, राइट? तो इस वाली लाइन से हमारी क्या है, जनरेशन चेंज हो रही है, राइट? सो X इज ग्रैंड डॉटर फॉर A एंड B. अब लेट सपोज कि यहां पर कोई Y मेंबर भी है, राइट? अब यहां पर कोई Y मेंबर भी है, तो ये Y A के लिए क्या लगेगा, अब बात ये है. तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे हाउ Y रिलेटेड टू A एंड B, तो Y क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन. देखो जब भी थर्ड जनरेशन के बाद कितनी भी जनरेशन बनेगी, जैसे फोर्थ जनरेशन बनी, तो वहां पर आप क्या कर दोगे, एक ग्रेट लगा दोगे. जैसे ही अगर इसके भी नीचे कोई बनता है तो आप दो ग्रेट लगा दोगे, राइट? ऐसे ही सेम ऊपर वाली जनरेशन के लिए कि हाउ A रिलेटेड टू Y, तो ग्रेट ग्रैंड फादर, राइट? एंड B इज ग्रेट ग्रैंड मदर, राइट? सो इस तरीके से ये फैमिली ट्रीज आपके चलते हैं. ठीक है, E और F का रिलेशन मैंने आपसे पूछा था, तो उसको आप कमेंट करके बताना. ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास जानने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, बट एक चीज जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ X रिलेटेड टू C,
हाउ एक्स रिलेटेड टू सी या हाउ सी रिलेटेड टू एक्स। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोल देंगे कि ग्रैंडफादर है सी, या इसको बोल देंगे कि ग्रैंड डॉटर है वो, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा ब्लड रिलेशन के अंदर। देखो ब्लड रिलेशन के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही थर्ड जनरेशन आएगी, जैसे ही आपकी थर्ड जनरेशन आएगी, तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके सिबलिंग के साथ आपका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? कि आपकी जैसे ही थर्ड जनरेशन आ रही है, जैसे अगर आप थर्ड जनरेशन में हो, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के सिबलिंग से आपका कोई रिलेशन नहीं होगा। इंडियन फैमिलीज में तो पता नहीं कहां कहां से दूर दूर से रिश्ते ढूंढ ढूंढ के बताए जाते हैं कि ये है, बट यहां पर आप इसको और इसको कोई भी आप रिलेशन नहीं बता सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं, तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए कि वी कांट डिटरमाइन, वी कांट डिटरमाइन, राइट। अब क्यों नहीं होता है वो भी जानो। देखो मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि या तो बाय बर्थ हमें रिलेशन मिलते हैं या आफ्टर मैरिज। अब इनके बर्थ से या इनकी मैरिज से इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। इसके बर्थ से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। सो ये दोनों हो या ना हो, इसका तो आना निश्चित था, राइट। सो इनके होने ना होने से इसके होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर। अब जैसे सेम इसकी बात कर लें, जी और एच, जी और एच का भी कोई रिलेशन आपस में नहीं है, तो इनका भी आंसर हम क्या बोल देंगे कि सी एंड डी, कि भाई इनका भी हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ना बर्थ से रिलेटेड हैं ना आफ्टर मैरिज का कोई रिलेशन इनका बनता है, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सा फैमिली ट्री। अब एक रिलेशन जो ऐसा है जो मैंने इसमें यहां पर आपको नहीं बताया, तो उसको भी समझते हैं, चलिए। तो जो रिलेशन अभी यहां पर आपका रह गया है वो है आपका ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, क्लियर। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रदर इन लॉ बनता कैसे है। एक लाइन लिख लेते हैं, लेट सपोज ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, और कोई थर्ड पर्सन है बी जो इन्हें ज्वाइंट कर रहा है, राइट। तो कैसे कैसे ये बन सकता है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत पंगे डालता है। ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का जो रिलेशन है वो बहुत पंगे डालने वाला है, तो इसको समझना। मैंने बोला कि ए इज ब्रदर इन लॉ, तो यहां पर मुझे पता है कि ए का जो जेंडर है वो मेल होने वाला है, तो ए इज अ मेल। ब्रदर इन लॉ ऑफ सी है और कोई थर्ड पर्सन बी है, थर्ड पर्सन कौन है, बी है, जिसकी वजह से दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, राइट। लेट सपोज ए इज ब्रदर फॉर बी एंड बी इज मैरिड टू सी, तो ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, राइट। ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी यहां पर बन रहा है। दूसरा लेते हैं, ए बी इसकी सिस्टर हो और ये मैरिड टू सी है, तो ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ये भी बन रहा है, राइट। ए मैरिड टू कर देते हैं, अब ए की ही मैरिड कर देते हैं कि ए इज मैरिड टू बी और बी की कोई बहन है सी, सो ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी अगेन, ठीक है। एक और करते हैं, ए मैरिड टू बी और बी का कोई भाई है सी, तो इस कंडीशन में भी ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। तो देखो चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, और थर्ड पर्सन मैंने अपनी मर्जी से यहां पर माना है, क्वेश्चन में आपको मानना नहीं है, ठीक है। अब इसको बी को मैं मानता नहीं हूं, चलो हटाओ, ठीक है। मैं बोलता हूं ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। अब आपको जब सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली वो कैसे करना है वो समझो। आप क्या करोगे, ए इज ब्रदर इन लॉ, तो ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, तो आप एक यहां पर छोटा सा कोई जगह छोड़ दो, एक पर्सन जो आने वाला है, और यहां पर सिंपल सी रख सकते हो आप, राइट। ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। अब देखो यहां पे ना एक चीज 100% श्योर है, मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, बट मुझे 100% एक बात की श्योरिटी है कि जो बीच में कोई पर्सन आने वाला है ना, वो इन दोनों में से किसी एक से मैरिड होगा और किसी एक का वो सिबलिंग होगा। देखो सिबलिंग मैरिड, सिबलिंग मैरिड, मैरिड सिबलिंग, मैरिड सिबलिंग, तो वो 100% श्योरिटी है कि जो बीच में आएगा उसको एक से शादी करनी पड़ेगी और एक से वो सिबलिंग का रिलेशन रखेगा, ठीक है। अब इसमें ही मैं एक चीज बता देता हूं आपको, बोल देता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन में आया ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस
वर्सा। तो वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि ए ब्रदर इन लॉ सी का है और सी भी ब्रदर इन लॉ है ए का। तो अगर सी भी ब्रदर इन लॉ है तो सी भी क्या हो जाएगा, मेल। अब इससे एक बात श्योर हो गई कि बीच में कोई फीमेल आएगी, क्योंकि किसी एक से तो शादी होने वाली है, तो एक तो कोई यहां पर फीमेल है। अब ये नहीं पता कि कौन किससे मैरिड होगा, राइट। बट अगर कहीं जाके लाइन आगे मुझे मिल जाए कि सी हैज नो सिबलिंग, कि सी हैज नो सिबलिंग, तो अगर सी को कोई सिबलिंग नहीं है तो सी ने इससे शादी कर ली होगी, राइट। अगर उसको कोई सिबलिंग नहीं है तो ये बीच वाला इससे ही शादी करेगा, और अगर इससे शादी कर ली है तो ये इसका क्या बन जाएगा, सिबलिंग बन जाएगा, राइट। और क्या हो सकता है, देखो इसमें तो मैंने बता दिया था कि वाई से वर्सा, बट अब ऐसा कर लेते हैं, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ठीक है। अब वाई से वर्सा नहीं रखते, लेकिन मैं अगेन ऐसा बोल देता हूं कि ए हैज नो सिबलिंग, ए हैज नो सिबलिंग। तो अब मुझे ये श्योरिटी है कि जो बीच में पर्सन आएगा वो फीमेल है, क्योंकि ए को कोई सिबलिंग नहीं है, तो ए की शादी हो रखी होगी बीच वाले से, तो ये मेल है, तो बीच में इसकी शादी हुई है अगर, तो वो फीमेल होगी, राइट। और इसके साथ वो क्या हो जाएगा, सिबलिंग का रिलेशन, राइट। बट इसका जेंडर नहीं बता सकता, और यहां पे कौन सा पर्सन आएगा वो अपनी मर्जी से मैं नहीं लिख सकता, ना ही अपनी मर्जी से इसका जेंडर, ना ही अपनी मर्जी से यहां पर कोई नाम लिख सकता हूं मैं, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। इस बार मैंने कहा कि C हैज नो सिबलिंग, C हैज नो सिबलिंग, तो भाई यहां पर अब क्लियर हो गया कि ऐसे इसकी तो शादी हुई होगी उस बीच वाले से और ये सिबलिंग है उसका, बट यहां पर मेल आएगा या फीमेल वो भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे इसका जेंडर नहीं पता। इसका जेंडर पता चल जाए तो मैं यहां पे बना सकता हूं, राइट। तो इसलिए मैं यहां पर अभी इन दोनों के जेंडर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये ब्रदर इन लॉ वाला सीन जो है वो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। मैं एक दो चीजें और बताता हूं आपको यहां पर, जो आपको करनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इस चीज को आप पॉज करके एक बार नोट जरूर कर लेना। चलो अब ना एक दो चीजें मैं बताता हूं, जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, एक दो बस, और बाकी की अगली क्लासेस में हम करने वाले हैं। इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, तो आप क्या करोगे, ए इज फादर ऑफ बी। तो अगर ए फादर है, इट मींस फादर जो है वो पहले होंगे जनरेशन में, एंड देन बी। बट यहां पर आप बी का जो है जेंडर नहीं बना सकते, बी का कोई जेंडर आप यहां पर नहीं बना सकते, क्योंकि ए इज फादर ऑफ बी, तो ये सन भी हो सकता है, ये डॉटर भी हो सकता है। यहीं पे अगर मैं बोल दूं बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो आप बी को अब मेल कर सकते हो, यहां सी बना सकते हो, बट आप सी का जेंडर यहां पर नहीं बता सकते, क्योंकि आपको बताया नहीं है, राइट। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में डिमांड करनी है कि भाई अगर मुझे जनरेशन में अगर मुझे जेंडर नहीं पता है तो मैं जेंडर अपनी मर्जी से नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे ब्लड रिलेशन में आपको बात मान के चलनी है। दूसरी चीज जो आपको मेनली मान के चलनी है, जैसे लेट सपोज मैं कहता हूं राम, मैंने कहा राम, अब आप कहोगे कि राम इज अ बॉय और अ मैन, और मेल है, नहीं, आप राम को राम के नाम से जेंडर नहीं दोगे, तो जेंडर नहीं दोगे। जब तक आपको क्वेश्चन में जेंडर के बारे में ना पता चले, आप राम को कोई जेंडर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है कि एग्जामिनर ने उसको फीमेल कंसीडर करके क्वेश्चन को डेवलप किया हो, राइट। तो आपको जब तक किसी भी पर्सन का जेंडर ना पता चले क्वेश्चन से, आप उसका जेंडर कभी भी नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कुछ, ठीक है। तो अगली क्लास मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा बेसिक्स, जो आपकी एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे कि सिली मिस्टेक्स ना हो, और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी लेके जाएंगे। पहले अभी नॉर्मल करेंगे, देन प्रीलिम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड देन हम मेंस तक जाएंगे कि कोडेड ब्लड रिलेशन कैसा होता है, ठीक है बच्चों। तो अपना ध्यान रखें, सर्दियां भी शुरू हो चुकी हैं, तो थोड़ा ठंड से भी बचें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना ही है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।